नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फ्रांस के संसद की रचना और उसकी शक्तियों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। फ्रांस की संसद 2 सदनों से मिलकर के बनी है। उसके निम्न सदन का नाम है राष्ट्रीय सभा अथवा नेशनल असेंबली तथा उसके उच्च सदन का नाम है सीनेट। पंचम गणतंत्र में संसद की स्थिति में पिछले 2 गणतंत्रों के मुकाबले आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। तृतीय और चतुर्थ गणतंत्रों में फ्रांस में संसदात्मक शासन प्रणाली थी और उस समय उन संविधानों में संसद को महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई थी। फ्रांस में जो विभिन्न मंत्रिमंडलों का बार बार पतन होता था, तीसरे गणतंत्र के संविधान में 91 बार मंत्रिमंडलों का पतन हुआ और चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में भी लगभग 30 बार मंत्रिमंडलों का पतन हुआ। तो इस तरह से ये जो बार बार मंत्रिमंडलों का पतन होता था, उसके पीछे वहाँ की संसद को दी गई प्रमुख शक्तियाँ ही उत्तरदायी थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता का जो प्रमुख कारण था वो फ्रांस की संसद को दी गई अनियंत्रित शक्तियाँ ही थी। इसी अस्थिरता के मूलभूत कारक को ध्यान में रखते हुए पंचम गणतंत्र के संविधान में फ्रांस की संसद को अनेक शक्तियों से हाथ धोना पड़ा और फ्रांस में संसदात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर अब एक अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तृतीय और चतुर्थ गणतंत्रों के समय फ्रांस पूर्णतः संसदात्मक शासन वाला देश था, किंतु पंचम गणतंत्र के समय वह अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन की तरह तो पूरी तरह से नहीं बन पाया, किंतु ब्रिटेन के मॉडल से भी हट गया है और अब वह उन दोनों के बीच कहीं स्थिति में है। तो आज हम फ्रांस की संसद की सबसे पहले दोनों सदनों की रचना का अध्ययन करेंगे। फ्रांस के संसद का जो प्रथम सदन है वो है राष्ट्रीय सभा। यह निम्न सदन है तथा संसद के महत्वपूर्ण शक्तियों का एक महत्वपूर्ण वाहक राष्ट्रीय सभा ही है। राष्ट्रीय सभा की यदि हम रचना की बात करें तो फ्रांस का जो संविधान है वो यह घोषणा करता है कि राष्ट्रीय सभा की जो अवधि है, उसके सदस्यों की संख्या है, उसको सदस्यों को किस प्रकार से चुना जाएगा, उनका कार्यकाल कितना होगा, उनकी योग्यताएं क्या होंगी, इन सब का निर्धारण वहाँ की आंगिक विधि से होगा, वहाँ के ऑर्गेनिक लॉ से होगा। और जो ऑर्गेनिक लॉ है या जो आंगिक विधि है वो किसी भी देश की संसद की मूलभूत विधि होती है और यह आंगिक विधि फ्रांस की संसद के संविधान के अनुसार कुछ मूलभूत 30 ऐसे कानून हैं जिन्हें की आंगिक विधि के रूप में फ्रांस के संविधान में स्वीकार किया गया है। पंचम गणतंत्र में राष्ट्रीय सभा की जो सदस्य संख्या है वो 577 निर्धारित करी गई है। प्रारंभ में जब मूल संविधान में इसकी सदस्य संख्या 465 थी। इन सदस्यों का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। प्रत्येक फ्रांस को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितने की चुनने वाले सदस्य होते हैं, अर्थात वर्तमान में 577 सदस्यों को चुनने के लिए देश को 577 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक स्थान से, क्योंकि जैसा कि हमने बार बार देखा कि फ्रांस में बहुदलीय शासन प्रणाली है, तो बहुत सारे राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं। इसलिए यह बहुत आसान नहीं होता है कि पहली बार में किसी भी व्यक्ति को पूर्ण बहुमत मिल जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीतने के लिए डाले गए मतों का
जो है वो पूर्ण बहुमत मिलना आवश्यक है। यदि यह नहीं मिल पाता तो द्वितीय मतपत्र प्रणाली से फिर चुनाव होता है। फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव भी द्वितीय मतपत्र प्रणाली से होता है और यह राष्ट्रीय सभा के लिए भी द्वितीय मतपत्र या सेकंड बैलेट सिस्टम को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत यदि किसी भी प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता तो उतने प्रत्याशियों को अगली बार पुनः मौका दिया जाता है और उन प्रत्याशियों को जिन्होंने कम से कम 10% मत ज़रूर हासिल किए हैं। इस तरह से 10% से कम मत प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार चुनाव मैदान से बाहर हो जाते हैं और इससे अधिक उम्मीदवार जो हैं 10% से अधिक मत प्राप्त करने वाले जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में रहते हैं। और इस द्वितीय मतपत्र के दौरान जब मतों को डाला जाता है तब उनमें साधारण बहुमत के द्वारा ही विजेता का चयन हो जाता है। अर्थात यहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं वरन सामान्य बहुमत से ही चुन लिया जाता है। पूर्ण बहुमत का तात्पर्य है कम से कम 50% प्लस 1 वोट और सामान्य बहुमत का तात्पर्य है जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मत जिस प्रत्याशी को मिले हों वही चुन लिया जाता है, भले ही उसे पूर्ण बहुमत न मिला हो। इस तरह से फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के निर्वाचन का यह थोड़ी सी एक जटिल प्रणाली है द्वितीय मतपत्र की, और इसके माध्यम से वहाँ दल व्यवस्था की जो अनियमितताएं हैं उनको थोड़ा सा नियमित करने का प्रयास किया गया है। कार्यकाल की जो बात है वो पंचम गणतंत्र में राष्ट्रीय सभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों के परामर्श पर राष्ट्रीय सभा को समय से पूर्व भी विघटित कर सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति के हाथ में राष्ट्रीय सभा के समय से पूर्व विघटन का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। जब राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय सभा का विघटन किया जाता है तब विघटन के पश्चात कम से कम 20 दिन और अधिकतम 40 दिनों की अवधि के भीतर ही राष्ट्रीय सभा का दोबारा निर्वाचन करवाया जाना चाहिए और निर्वाचन करवाने के पश्चात इसका 1 वर्ष के भीतर अगली बार पुनर्निर्वाचन पुनः विघटन नहीं हो सकता है। इस तरह से राष्ट्रीय सभा की निरंकुश प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही फ्रांस के राष्ट्रपति के हाथ में राष्ट्रीय सभा के विघटन का यह एक महत्वपूर्ण हथियार हम कह सकते हैं कि दिया गया है। राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन की जो बात है वो ये है कि राष्ट्रीय सभा और सीनेट इन दोनों के अधिवेशन साथ साथ प्रारंभ होते हैं और साथ साथ समाप्त होते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को एक अधिवेशन प्रारंभ होता है जो 90 दिन तक चलता है और फिर 2 अक्टूबर को दूसरा अधिवेशन प्रारंभ होता है जो 80 दिन तक चलता है। इस प्रकार से 2 नियमित अधिवेशनों के अलावा प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव पर विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है और यह जो विशेष अधिवेशन है इसकी जो अवधि है वो अधिक से अधिक 12 दिन होती है और उसके बाद समापन इसका हो जाता है। अधिवेशन के समय यहाँ पर हमें यह भी देख लेना चाहिए कि विशेष अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार है वो केवल प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर केवल राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के पास ही है। राष्ट्रीय सदस्यों यहाँ अधिवेशन बुलाने का जो प्रस्ताव है वो सीनेट के सदस्यों के पास नहीं है। इस तरह से इस बिंदु पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सभा
अधिक शक्तिशाली है। सीनेट को विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के कुछ विशेष अधिकार भी हैं, जैसे कि सदन के भीतर उनके जो भी भाषण हैं उन पर किसी भी प्रकार से उन भाषणों पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती और उसके लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदन के भीतर उनकी स्वतंत्रता की पूरी गारंटी रहती है और अपराध करते हुए पकड़े जाने पर जो है वो असेंबली के अधिवेशन के समय उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से इन सदस्यों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं। राष्ट्रीय सभा अपना एक अध्यक्ष चुनती है अपनी कार्यवाहियों को संचालित करने के लिए और सभा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। यह जो अध्यक्ष है ये फ्रांस में इंग्लैंड के लोकसभा या इंग्लैंड की कॉमन सभा के अध्यक्ष के समान ही एक निर्दलीय और निष्पक्ष व्यक्तित्व बना रहता है। अर्थात अमेरिका के अध्यक्ष के समान इसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रहता है और इसका निर्दलीय चरित्र होता है। किंतु फिर भी यह एक निर्दलीय व्यक्तित्व होते हुए भी इसकी वैसी गरिमा नहीं है जैसी कि ब्रिटेन के स्पीकर की है। राष्ट्रीय सभा का जो अध्यक्ष है वो क्या कार्य करेगा यह संविधान में निश्चित और निर्धारित नहीं है। इसका जो निर्माण है वो आंगिक विधि से ही हुआ है। सामान्यतः इसका कार्य सदन की बैठकों में अनुशासन बनाए रखना, सदन की बैठकें व्यवस्थित रूप से संचालित करना, बैठकों की अध्यक्षता करना, सदस्यों को सदस्यता के प्रमाण पत्र जारी करना, अयोग्य सदस्यों को निर्योग्य घोषित करना, मत विभाजन करवाना, मतों के पश्चात निर्णय देना और इस प्रकार से एक सदन को चलाने के लिए जितने महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं उन सब को अंतिम रूप से करवाने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष का है। क्योंकि फ्रांस में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल राष्ट्रीय सभा या संसद के सदस्य नहीं हो सकते, इसलिए नेतृत्व की जो कमी होती है सदन में, उस प्रधानमंत्री के अभाव में सदन में एक प्रकार की शक्ति शून्यता उत्पन्न होती है, नेतृत्व की कमी उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष उस नेतृत्व की कमी को पूरा करने का प्रयास करता है, इसलिए उसका जो महत्व है इस दृष्टिकोण से बढ़ गया है, उसकी भूमिका इस दृष्टिकोण से बढ़ गई है। फ्रांस के राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष को कतिपय ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो दुनिया में अन्य किसी भी देश में निम्न सदन के अध्यक्ष को नहीं दिए गए। जैसे फ्रांस का जो राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री तथा सीनेट के अध्यक्ष के साथ मिलकर के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात करने का परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 12 के अनुसार राष्ट्रीय सभा को विघटित करने से पूर्व भी प्रधानमंत्री और सीनेट के अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष का भी परामर्श लिया जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो अधिकार उसका है वो ये है कि वहाँ की संविधान परिषद के 1/3 अर्थात 3 सदस्यों का जो चयन है वो राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो कि राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष को दिए गए हैं और उसकी एक विशेष भूमिका इस संदर्भ में है।
जो दूसरा सदन है वो है सीनेट। सीनेट फ्रांस की संसद का उच्च सदन है, किंतु अमेरिका की सीनेट जिस गौरव के अधिकारिणी है, फ्रांस की सीनेट उतनी ही गौरव और गरिमाहीन है। इसको संसदात्मक शासन प्रणाली वाले देशों के अनुरूप ही इसको राष्ट्रीय सभा से बहुत कम शक्तियाँ दी गई हैं। यदि इसकी रचना की बात करें तो सीनेट की जो सदस्य संख्या है वो 346 सदस्य इसके निर्धारित हैं, और इन सदस्यों का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। और इस निर्वाचक मंडल में लगभग 1.5 लाख सदस्य हैं। इस प्रकार एक व्यापक निर्वाचक मंडल है जिसमें फ्रांस के विभिन्न प्रांत, विभिन्न जिले, विभिन्न कम्यून्स तथा विभिन्न नगरों के मेयर तथा वहाँ के पार्षद तथा वहाँ के अन्य प्रतिनिधियों, फ्रांस के जो समुद्र पार के जो देश हैं उन देशों की जो वहाँ की संसदें हैं उनके प्रतिनिधियों से मिलकर के, इन सब से मिलकर के एक बहुत बड़ा एक निर्वाचक मंडल होता है। ये सभी इस निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इन विभिन्न प्रतिनिधि संस्थाओं के सदस्य और इनके अध्यक्ष। इस निर्वाचक मंडल के द्वारा फ्रांस की सीनेट के जो सदस्य हैं वे 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और प्रति 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अपना कार्य से मुक्त होते रहते हैं। इस प्रकार से फ्रांस की जो सीनेट है एक स्थायी सदन है, इसका कभी अंत नहीं होता, किंतु प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य नए सदस्य स्थान ग्रहण करते हैं और पुराने सदस्य स्थान छोड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से सीनेट का जो कार्यकाल है वो एक स्थायी सदन है, किंतु सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष है। सीनेट की कार्यविधि क्या होगी इसके बारे में न तो आंगिक विधि में उल्लेख है और न ही सीनेट फ्रांस के संविधान में इसका कहीं कोई उल्लेख किया गया है। इसलिए अपनी कार्यविधि का जो निर्धारण है वो सीनेट स्वयं ही करती है। सीनेट का जो अध्यक्ष है वो अपनी बैठकों में इन कार्यविधि को निर्धारित करते हैं। सीनेट के जो सत्र हैं वो जैसा कि हमने अभी अभी देखा राष्ट्रीय सभा के साथ ही प्रारंभ होते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल और 2 अक्टूबर में 90 दिन और 80 दिन के लिए और विशेष सत्र का जो आहूत किया जाता है वो राष्ट्रीय सभा अपने बहुमत से प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर आहूत करवा सकती है। तब सीनेट का सत्र भी प्रारंभ होगा। सीनेट का जो अध्यक्ष है वो प्रति 3 वर्ष बाद जब 1/3 नए सदस्य अपना कार्य ग्रहण करते हैं उस समय सीनेट प्रति 3 वर्ष में अपने एक नए अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। यह सीनेट का जो अध्यक्ष है वो अपनी सदन की समस्त महत्वपूर्ण कार्यों का वो निर्वहन करता है और कार्यवाही का संचालन करता है, कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। भारत की तरह यहाँ पर कोई पदेन सभापति सीनेट का नहीं होता, किंतु यह एक विलक्षण व्यवस्था है कि प्रति 3 वर्ष में सीनेट अपना अध्यक्ष जो है वो चयन करती है। जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समय से पूर्व त्यागपत्र देने के कारण या मृत्यु के कारण या महाभियोग चलाए जाने के कारण समय से पूर्व समाप्त होता है, उस समय सीनेट का अध्यक्ष ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है। उस समय अत्यंत महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं, जैसे संविधान के अनुच्छेद 11 और 12 में जो शक्तियां दी गई हैं उन्हें छोड़कर, जैसे 12 में शक्ति है जनमत संग्रह करवाने की शक्ति, तो ये महत्वपूर्ण शक्तियों को छोड़ करके सीनेट का अध्यक्ष राष्ट्रपति के अन्य कार्यों की तरह ही कार्य कर सकता है। सीनेट
कि जहाँ तक स्थिति की बात करेंगे तो वो उसकी शक्तियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सीनेट की शक्तियाँ राष्ट्रीय सभा की शक्तियों से कम हैं और इसलिए वह एक कम महत्वपूर्ण सदन है। इनका हम विवेचन जो है वो संसद की शक्तियों का, दोनों सदनों की शक्तियों का अध्ययन करते हुए करेंगे। फ्रांस की संसद को यूं तो समान पदीय बनाया गया है, अर्थात संसद के दोनों सदनों के सत्र प्रारंभ एक साथ होते हैं, समाप्त एक साथ होते हैं और दोनों ही जो सदन हैं वो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और इस प्रकार से इन्हें कमोबेश समान पदीय बनाने का प्रयास किया गया है। किंतु कुछ मामलों में राष्ट्रीय सभा अधिक शक्तियों की अधिकारिणी है। जहाँ तक विधायी शक्तियों का संबंध है तो फ्रांस की संसद को विधान निर्माण के क्षेत्र में या कानून निर्माण के क्षेत्र में अंतिम शक्तियाँ दी गई हैं, अर्थात कानून बनाने का जो अधिकार है वो फ्रांस की संसद के पास है। फ्रांस की संसद दो प्रकार के कानूनों का निर्माण करती है। एक तो मूलभूत सिद्धांतों, कानून संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का निर्माण करना और कानून संबंधी नियमों का निर्माण करना। इन दोनों ही प्रकार के कानूनों को जो है वो दोनों सदन मिलकर के करते हैं। कोई भी जो सामान्य विधेयक है पहले किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और वहाँ से विधिवत पारित होने के पश्चात वो किसी भी दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन से पारित होने के बाद वह संबंधित मंत्री के उस पर प्रति हस्ताक्षर होते हैं। तत्पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वह जो विधेयक है कानून बनता है। किंतु यहाँ पर हम यह देखें कि कानून निर्माण के क्षेत्र में आंगिक विधि जो है वो पहले, कोई भी जो आंगिक विधि है वो पहले राष्ट्रीय सभा में ही प्रस्तावित की जा सकेगी, सीनेट में वो प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा। और दूसरा ये है कि जो वित्त विधेयक है और जो बजट है या कोई भी वित्त विधेयक है वह केवल राष्ट्रीय सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद की जो कानून निर्माण की शक्तियां हैं उन पर कतिपय प्रतिबंध भी लगाया गया है और वो ये है कि यदि संसद या जैसे कोई वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक को संसद यदि 70 दिन तक उस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो उस वित्त विधेयक को अध्यादेश के द्वारा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से अध्यादेश के द्वारा उसको पारित किया जा सकता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 16, 38 और 11 के द्वारा भी उसके कानून संबंधी इन शक्तियों पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 11 के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति कुछ मामलों में, कुछ कानूनों में प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव पर किसी भी विधेयक को जनमत संग्रह के लिए रख सकता है और जनमत संग्रह में उस विधेयक को यदि जनता का समर्थन मिलता है तो संसद के न चाहते हुए भी उसे पारित किया जाएगा। इस तरह से इन सीमाओं 38 के अनुसार सरकार, अनुच्छेद 38 के अनुसार सरकार अध्यादेश के द्वारा भी संसद की जो कानून निर्माण की शक्ति है उसको सीमित कर देती है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 16 जो है वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है, जिसमें कि वो किसी भी कार्यविधि, किसी भी विषय पर जो है वो अध्यादेश के द्वारा अपना कार्य कर सकता है। इस तरह से संसद की जो कानून निर्माण की शक्ति है उस पर जनमत संग्रह एक बहुत बड़ा नियंत्रण है और दूसरा अध्यादेश अर्थात सरकार भी उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है। कार्यपालिका शक्तियों की जहाँ तक बात है, कार्यपालिका शक्तियाँ पूरी तरह से राष्ट्रीय सभा इन्हें करने का अधिकार रखती है। कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के सदस्य नहीं होते, किंतु फिर भी राष्ट्रीय सभा को यह अधिकार दिया गया है
कि वो इन पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के जो सदस्य हैं वो पूरक प्रश्न पूछकर विभिन्न मामलों में सरकार के विभागों की जांच करके जो हैं वो सरकार पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति को विदेशों से संधियां करने का अधिकार है, किंतु ये संधियां तभी मान्य होंगी जबकि संसद उन्हें स्वीकृति प्रदान न करते। इस तरह से और संसद के दोनों सदनों को मिलकर के ही राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का अधिकार है। इस प्रकार से महाभियोग संबंधी संधियों संबंधी ये जो शक्तियां हैं, इनके अलावा प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद पर नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो केवल राष्ट्रीय सभा के पास है, सीनेट के पास नहीं है। अर्थात प्रत्येक नई जब राष्ट्रीय सभा जब बनती है तब उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं, और यदि सरकार की इन नीतियों पर राष्ट्रीय सभा अपना विश्वास व्यक्त नहीं करती तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसी प्रकार से अनुच्छेद 49 ये कहता है कि यदि सरकार के नीतियों और उसके कार्यों पर राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर देती है तो उस निंदा प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात प्रधानमंत्री को अपनी सरकार का त्यागपत्र अवश्य दे देना चाहिए। इस प्रकार से राष्ट्रीय सभा के पास सरकार को नियंत्रित करने की बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं और वो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए भी निंदा प्रस्ताव के माध्यम से मजबूर कर सकती है। ये शक्तियां सिर्फ राष्ट्रीय सभा के पास है, सीनेट के पास नहीं है। जहाँ तक वित्तीय शक्तियों की बात है, वित्त के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय सभा के पास अधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, क्योंकि वित्त विधेयक या बजट पहले राष्ट्रीय सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा, और यदि 70 दिन तक संसद इसे पारित नहीं करती है तो फिर यह राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश के माध्यम से इसे लागू किया जा सकेगा। इस तरह से वित्त के क्षेत्र में दुनिया में कोई भी संसद इतनी शक्तिहीन नहीं है जितनी कि फ्रांस की संसद है। यदि हम फ्रांस की संसद के निर्वाचन संबंधी शक्तियों की बात करें तो दोनों सदनों के अध्यक्षों के पास ये महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। दोनों ही सदनों के अध्यक्ष जो हैं वो संविधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चयन करने का अधिकार रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान परिषद जो कि न्याय के क्षेत्र में और एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है, उसके 6 सदस्यों का निर्वाचन, जो 6 सदस्यों का जो मनोनयन है वो संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 67 के अंतर्गत संसद के दोनों सदन उच्च न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन भी स्वयं अपने ही सदस्यों में से करते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि व्यवस्थापिका में से ही न्यायपालिका के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। कुल मिलाकर के यदि संसद की स्थिति की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि संसद को तीसरे और चतुर्थ गणतंत्रों की तुलना में काफ़ी शक्तिहीन बना दिया गया है। राष्ट्रपति के साथ यदि इसके संबंधों की चर्चा करें तो राष्ट्रपति के पास अधिक शक्तियां हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को संसद के दोनों सदनों और प्रधानमंत्री सदनों के अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रीय सभा का समय से पूर्व ही विघटन कर सकते हैं। कोई राष्ट्रीय सभा यदि किसी विधेयक को
पारित करने में यदि अड़ जाती है तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा अपना कार्य आराम से कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ या सरकार के साथ इसके संबंधों की चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सभा के पास यद्यपि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण शक्तियां हैं अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के माध्यम से, किंतु प्रधानमंत्री के पास भी राष्ट्रपति को ये परामर्श देने की शक्ति है कि वो राष्ट्रीय सभा को विघटित कर दे। यदि दोनों सदनों के आपसी संबंधों पर दृष्टिपात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ आपसी संबंधों के दृष्टिकोण से भी राष्ट्रीय सभा अधिक लाभ की स्थिति में रहती है। यदि कोई विधेयक दोनों पारित करने के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, उस गतिरोध को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री दोनों ही सदनों से समान संख्या में सदस्य लेकर के एक संयुक्त संसदीय समिति बनाते हैं। वो संयुक्त संसदीय समिति विधेयक के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करके सदनों में रखती है। इस प्रस्ताव पर भी यदि दोनों सदनों में मतभेद बना रहता है तब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सभा को ये अधिकार देते हैं कि वे जो भी निर्णय लेंगे वो ही निर्णय मान्य होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय सभा ही लाभ की स्थिति में होती है और कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के संबंध में भी राष्ट्रीय सभा लाभ की स्थिति में है। इस प्रकार से एक शक्तिहीन संसद में सीनेट ज़्यादा शक्तिहीन है, राष्ट्रीय सभा की शक्तियाँ कतिपय अधिक हैं। यदि संसद की संपूर्ण स्थिति का यदि हम अवलोकन करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ब्रिटेन में संसदात्मक प्रणाली का शासन नहीं है, अब फ्रांस में संसदात्मक प्रणाली का शासन नहीं है, अब वहाँ पर पंचम गणतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियाँ दे दी गई हैं। इसलिए अब वहाँ की संसद सरकार के कार्यों में बार बार दखल अंदाजी नहीं करके सरकार को अपदस्थ नहीं कर सकती और इसी कारण वहाँ पर स्थायी सरकारों का जो युग है पंचम गणतंत्र में प्रारंभ हुआ है। एक संसद की शक्तिहीनता की यह जो स्थिति है यही उसके लिए फ्रांस के लिए एक स्थायी सरकार देने की जो बात है वो इसके माध्यम से सुनिश्चित हुई है। धन्यवाद।